माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और कई बार चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अफसर लापरवाही बरतेगा, किसी जिले में इस तरह की हिंसा होगी तो अफसरों को दंडित किया जाएगा। लेकिन दिव्या जी, ये केवल बयानों में सीमित क्यों रहता है? क्यों नहीं अब तक एसएसपी सस्पेंड हुए? जब शीर्ष पे बैठे हुए दो अफसरों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो ऐसे ही अफसरों की पोस्टिंग होगी, एक आदमी बचाएगा, दूसरा आदमी दंड देने की कोशिश करेगा। आपको सिस्टम सुधारना है विवेक जी, तो आपको ऊपर से नीचे तक ठीक करना पड़ेगा। और ऐसे सवाल जवाब शुक्ला जी, हम भी जानते हैं पुलिस और आप तो विभाग में रहे, तो आपको क्यों बताएगा? बता दूं शुक्ला जी, अगर आदमी लोड कर रहा है फेसबुक पे तो उसकी एक आईडी क्रिएट होती है, 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार होता है। आप नेटविंग देखिए, वो आदमी फेसबुक पे बजरंग दल का संयोजक लोड करने के 10 घंटे बाद तक पकड़ में नहीं आया है। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आप मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, ये गलत बात है। आप उन अफसरों को बचाने के काम बिल्कुल मत करिए। एसएसपी सस्पेंड होना चाहिए। एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, आपने वो लोड किया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी होगा, 72 घंटे से होने वाले इंस्पेक्टर को मारने के लिए आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं। आप एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए। एसएसपी को सस्पेंड के बिना ये बात नहीं होनी चाहिए। 72 घंटे हो गए हैं, आप इतना आक्रोशित हो रहे हैं। अरे आक्रोशित की बात क्यों होगा? इंस्पेक्टर मरा है, जाबाज इंस्पेक्टर मरा है, और तब भी हम आक्रोशित नहीं होंगे। हमारे को तब भी वहां नहीं मारेगा। अब आपसे ज्यादा आक्रोशित है तो कई एसएसपी सस्पेंड होना चाहिए, पहले तो जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने बॉलीवुड की पिक्चरें देखी होंगी, डॉन बूढ़ा हो जाता है तो इलाके का कोई दूसरा डॉन उभर आता है, वो उसकी जगह ले लेता है और बूढ़ा डॉन बड़ा हताश होकर उसको देखता है। लेकिन यहाँ डॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ नेताओं की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन की जब आखिरी पारी खेल रहे हैं, आखिरी पारी में हैं, 2-2.5 साल और उनकी राजनीति के होंगे, 75 साल के हो गए, 76-77 साल और। तो उनकी पार्टी को उनके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो रणनीति मोदी ने बनाई थी, क्या वो फेल हो गई है? योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या राजनाथ सिंह हो, इन सबके मन की बात पूरी कर ली है। मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है कि अब तुम्हें जो करना हो वो करो, जो तुम कर सकते हो हमारा करो, अब हम राज अपने हिसाब से चलाएंगे। और योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। पूरे लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से नागपुर तक कहा जा रहा है कि क्या संघ योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे अगर भाजपा के खिलाफ हो गए तो क्या ये मोदी की विदाई की पटकथा लिख देंगे? क्या देश का में कोई अगला प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या अमित शाह मोदी के साथ अब नहीं रहे? ऐसी तमाम पॉलिटिकल बातें राजनीतिक गलियारों की चर्चा का विषय बनी हुई है। हम कुछ बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर ये थी तो पिछले 24 घंटों में सुर्खियों में बनी रही, वो थी योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को जिस तरह चैलेंज किया। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार पार्ट 1 जब बनी थी तो मोदी सरकार ने उस पर शिकंजा कस रखा था। प्रदेश का डीजीपी कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, मंत्री कौन होगा, नेता कौन कौन, इंपॉर्टेंट जगह, सब दिल्ली से तय होता था। यानी अगर कोई छोटा सा पोस्टर भी बनना होता था तो प्रधानमंत्री का फोटो कितना बड़ा होगा, मोदी का फोटो कहाँ लगेगा, योगी का फोटो कहाँ लगेगा, ये सब पीएमओ से बन के आता था। और योगी सरकार पार्ट 1 में योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो मोदी जी उनको गाड़ी के पीछे दौड़ाने वाली स्टाइल में है, एक्सप्रेस का उद्घाटन है, मोदी गाड़ी में बैठे हैं, योगी पैदल चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरों से योगी आदित्यनाथ की बहुत फजीहत। ये बार बार सामने आता रहा कि योगी आदित्यनाथ अब हटे तब हटे। जब चुनाव हो गए थे, चुनाव के बाद पार्ट 2 सरकार की बात आई थी, उससे पहले दिल्ली ने साफ साफ योगी आदित्यनाथ को संदेशा भिजवा दिया था कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो केशव मौर्य के घर जाना होगा। अब योगी आदित्यनाथ भी जिद्दी स्वभाव के, लेकिन वो समझ गए थे कि बिना केशव मौर्य के घर जाए दाल गलने वाली नहीं है। वो पहली बार केशव मौर्य के घर गए। हालांकि केशव मौर्य पसीजे नहीं, अभी भी केशव मौर्य को जब मौका मिलता है वो योगी आदित्यनाथ को
हिसाब किताब बराबर करने में लगे रहते हैं। ब्रजेश पाठक भी लगभग इसी स्टाइल में रहते हैं। दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ हैं। ये बात प्रदेश का बच्चा जानता है। ताजा विवाद तब खड़ा हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम अपनी एक नियमावली बनाएंगे और उसके आधार पर डीजीपी चुनेंगे। अब ये बात मोदी सरकार के फैसलों को सीधा चैलेंज वाली थी, क्योंकि हमने देखा है अभी तक उत्तर प्रदेश में परमानेंट डीजीपी दिल्ली सरकार ने चुनने नहीं दिया गया। आपको याद होगा रातों रात मुकुल गोयल को हटा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, गुस्से में आ गए थे। जब दोबारा पैनल भेजा गया, पैनल भेजना नियम था, जरूरी होता है यूपीएससी को, तो उसने पूछा कि आपने मुकुल गोयल को क्यों हटाया, कारण बताइए। एक भी बार कारण नहीं बताया योगी सरकार ने, बल्कि अपने चहेते डीएस चौहान जो डीजी इंटेलिजेंट थे उनको कार्यवाहक डीजीपी बना दिया। और डीएस चौहान ने बदनामी की सारी पराकाष्ठाएं लांघ दी। आपको याद होगा, चाहे ओपी सिंह हो चाहे डीएस चौहान हो, इनके टाइम में जिले में कप्तानों को लेकर लंबी लंबी घूस की चर्चाएं बहुत चलती रही। कई टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी थी एक रिकॉर्डिंग जिसमें ये था कि जिले में एसपी की पोस्टिंग 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़। डीएस चौहान के करप्शन की चर्चाएं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रही थी। उत्तराखंड में करोड़ों की कोठी बनाई है साहब ने, उसकी चर्चा थी। नोएडा में एक मकान की रजिस्ट्री को लेकर विवाद हो गया था, वो सब आप जानते बड़ा सवाल ये उठा कि ये दोनों अफसर इतने बदनाम थे, तब भी योगी आदित्यनाथ ने उनको बनाए रखा। डीएस चौहान बहुत जूनियर थे, लेकिन डीएस चौहान की खासियत ये थी कि वो योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते थे। भरोसे में ले लिया था डीएस चौहान ने, और योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को ताक पे रख के, यूपीएससी को ताक पे रख के कार्यवाहक डीजीपी बना दिया। और लोग तरह तरह की बातें करते रहे कि इतनी पैसे की कमाई हो रही है, इतनी उगाही हो रही है, थाने बिक रहे हैं। लेकिन डीएस चौहान जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, उस स्टाइल में योगी जी के परिक्रमा करते रहते थे, डीजीपी बने रहे। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, तो भी विजय कुमार हो, आर के विश्वकर्मा हो, ये तमाम लोग अफसर और योगी आदित्यनाथ ने कार्यवाहक पोस्ट किए। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप पैनल फाइनल करके नहीं भेजेंगे, यूपीएससी करेंगे मेरे मन का, तो मैं कार्यवाहक पोस्ट करता रहूंगा। अब प्रशांत कुमार का मामला भी ऐसे हुआ। प्रशांत कुमार भी योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रिय करीबी अफसरों में हैं। वो जो शैली अपनाते हैं वो योगी आदित्यनाथ को, हिंदुत्व को सूट करती है। प्रशांत कुमार का वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि वो बेरठ में थे, कावड़ियों पे फूल बरसा रहे थे, कई आईपीएस कावड़ियों के पैर धो रहे थे। अब भली इस बात में देश भर में आलोचना हो कि आईपीएस का काम कावड़ियों के पैर धोना नहीं होता है, कावड़ियों पर फूल बरसाना नहीं होता है, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वही आईएएस और वही आईपीएस कामयाब है जो कावड़ियों पे फूल बरसाए, उनके सेवा सत्कार करे, जो मांसाहार ना खाता हो, जो शराब ना पीता हो। कई आईएएस आईपीएस को तो मैं ऐसा जानता हूँ जो हफ्ते में 5 दिन शराब अभी भी पीते हैं, लेकिन दिन में मिलेंगे तो बात करेंगे कि यार कितना पवित्र माहौल हो गया है, अब तो हम लोग कभी मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाते हैं, गंगा जल पीते हैं, कुछ तो गौमूत्र पीने की बात भी करने लगे हैं। मतलब पुलिस जो है वो एक हिंदू नेता के रूप में उभरने लगी है। आपको याद होगा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी थी उग्र हिंदुत्व के लोगों ने, गाय वाय को काटने को लेकर कोई मामला हुआ था, बुलंदशहर की घटना थी। आप सोचिए कि इंस्पेक्टर वो तो हिंदू था, उसकी उग्र हिंदुत्व के लोगों ने, उग्र हिंदुत्व की पहचान रखने वाले लोगों ने जय श्री राम कहते उसको मार दिया। हत्यारे जब जेल से निकले तो उनका महिमा मंडन किया गया, उनको भाजपा का पदाधिकारी बना दिया गया। हमने 4PM अखबार में फ्रंट पेज पे खबर भी छापी थी कि कैसे एक हत्यारे का महिमा मंडन किया। उसके बाद में बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उग्र हिंदुत्व होता है, उग्रता होती है, तो वो ये नहीं देखती कि आप किसका घर जला रहे हैं, किसको फूक रहे हैं, वो कुछ धर्म का है। एक मैंने ट्वीट देखा था, बहुत अच्छा ट्वीट था वो, मैंने उसको रीट्वीट भी किया, लिखा कि क्या बात की है आपने, इस आदमी को सलाम करना चाहिए। वो ट्वीट इतना बढ़िया था, उसमें लिखा था कि जब बहराइच में धर्म मचाना था तो झंडा लेकर सबसे आगे मरने वाला कौन था? आपका बच्चा। लेकिन जब अयोध्या में धर्म का जश्न मनाना था तो झंडा लेकर सबसे आगे कौन था? नेता और उसका बच्चा। बस इस फर्क को समझिए, मरने के लिए आपके बच्चे और जश्न मनाने के लिए उनके बच्चे। ये कई बार मैंने कहा है, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, और आपके बच्चे को वो कावड़ यात्रा में भेज देते हैं, आपके बच्चे को किसी के घर में झंडा फहराने के लिए भेज देते हैं, मस्जिद के बाहर
अश्लील उग्र नारे लगाने के लिए भेज देते हैं। तो मैं ये कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर भी ऐसे हो गए। जब सबूत की हत्या हो गई तो इंडिया वॉच एक चैनल था, उसने डिबेट पे बुलाया मुझे और वहां पे उस समय में डीजी रहे सूर्य कुमार शुक्ला। डीजी कितना बड़ा ओहदा होता है सोचिए आप। सूर्य कुमार शुक्ला को भी बुलाया गया था और वो मुझसे बहस करने लगे। मेरे को इतना गुस्सा शायद ही कभी आया हो। मतलब वो एक तरह का जायज ठहरा रहे थे कि मतलब अगर वो सबूत की हत्या हो गई है तो वो जायज बात है। और मेरे को इतना गुस्सा आया, मुझसे कह रहे थे कि वो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मुझे इससे भी ज्यादा गुस्सा करना चाहिए। मैं छोटा सा वो डिबेट का पार्ट दिखाता हूँ जब मैंने डीजी साहब के दिमाग ठिकाने लगाए थे, लाइव ठिकाने लगाए थे। जरा आप ये वीडियो सुनिए। फिर मान रहा हूँ कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वहाँ साजिश थी, तो साजिश के लिए एक इंटेलिजेंस तंत्र होता है। पुलिस काम करती है तो वो इंटेलिजेंस फेलियर तो आप इसको स्वीकार करिए, इंटेलिजेंस के उन अफसरों को दंडित करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और कई बार चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अफसर लापरवाही बरतेगा, किसी जिले में इस तरह की हिंसा होगी तो अफसरों को दंडित किया जाएगा। लेकिन दिव्या जी ये केवल बयानों में सीमित क्यों रहता है? क्यों नहीं अब तक एसएसपी सस्पेंड हुए? आपका इंस्पेक्टर की हत्या हुई, सीओ सस्पेंड नहीं, एडिशनल एसपी सस्पेंड नहीं, एसपी वो एसपी जिसपे 2 महीने पहले इंस्पेक्टर आरोप लगा रहा था कि ये पैसे लेकर वीडियो वायरल हुआ था कि पोस्टिंग देते हैं, वो एसएसपी आज वहां मौजूद बना हुआ है। तो क्या सिस्टम, कैसे न्याय होगा? आप जो दोषी लोग हैं, जो ये बात को आंखें बंद करके बैठे रहे, भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ बंदूक लेके आ रही है, तलवार लेके आ रही है, इंस्पेक्टर मार दिया जाता है, लेकिन किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं होती। यही हौसला देती है इस तरह के नाकारा अफसरों को कि हम बैठे रहेंगे, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सस्पेंड होंगे तो 2 महीने बाद फिर बाहर हो जाएंगे। ऐसा चलता रहेगा तो ऐसे ही इंस्पेक्टर। चलिए अभय कुमार सिंह सवाल करना चाहेंगे जी, हाथ उठा रहे, क्या कुछ कहेंगे? आपके चैनल गोली बंदूक लेके सब पहुंच गए। आपके चैनल पे मैं एक बड़ी गंभीर बात का जिक्र करना चाह रहा हूं, पूरे सिस्टम की कमी का। प्रदेश में सबसे बड़ा पुलिस का अफसर होता है डीजीपी और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए गृह विभाग के लिए होता है प्रमुख सचिव गृह। आप किसी भी आईपीएस अफसर से पूछ लीजिए, दोनों के बीच 6 महीने से इतनी भयंकर कोल्ड वार चल रही है, इसको हिंदी में इतना शीत युद्ध चलता है कि आज तय हो रहा है कि यह आईपीएस अफसर प्रमुख सचिव गृह का अफसर है और यह डीजीपी का आदमी है। जब शीर्ष पे बैठे हुए 2 अफसरों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो ऐसे ही अफसरों की पोस्टिंग होगी, एक आदमी बचाएगा, दूसरा आदमी दंड देने की कोशिश करेगा। आपको सिस्टम सुधारना है विवेक जी, तो आपको ऊपर से नीचे तक ठीक करना पड़ेगा। और ऐसे सवाल जवाब शुक्ला जी एक बचा है और हम पूरी, पहले सुन लीजिए पूरी बात। एसएसपी अपने डीजीपी को नहीं बता रहा, आप रिटायर्ड डीजीपी हैं, डीजी हैं, वो एसएसपी असली बात अपने डीजीपी को नहीं बता रहा, तो रिटायर्ड डीजी की बात क्यों सुनेगा? जो अफसर रिश्वत लेने के आरोप के बाद एसएसपी बना है तो एक रिटायर्ड अफसर को क्या सच बताएगा? सूर्य शुक्ला जी, हम भी जानते हैं पुलिस और आपको विभाग में रहे तो आपको क्यों बताएगा? बता दूं शुक्ला जी, अगर आदमी लोड कर रहा है फेसबुक पे तो उसकी एक आईडी क्रिएट होती है, 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार होता है। तो आप नेटविंग देखिए, वो आदमी फेसबुक पे बजरंग दल का संयोजक लोड करने के 10 घंटे बाद तक पकड़ में नहीं आया है। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आप मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, ये गलत बात है। आप उन अफसरों को बचाने के काम बिल्कुल मत करिए। एसएसपी सस्पेंड होना चाहिए। एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई है, आपने वो नोट किया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी होगा, 72 घंटे से होने वाले इंस्पेक्टर को मारने के लिए आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं। आप एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए। एसएसपी को सस्पेंड के बिना की ये बात नहीं होनी चाहिए। 72 घंटे हो गए हैं, आपने उसको वीडियो लोड कर रहा है, वो बयान दे रहा है। बजरंग दल का जो आदमी, अगर आप कह रहे हैं कि वो पकड़ा जाएगा, इतना आक्रोशित हो रहे हैं। अरे आक्रोशित और की बात क्यों होगा शुक्ला जी? इंस्पेक्टर मरा है, जाबाज इंस्पेक्टर मरा है, और तब भी हम आक्रोशित नहीं होंगे। हमारे खून तब भी वहां नहीं मारेगा। अब आपसे ज्यादा आक्रोशित है तो कई एसएसपी सस्पेंड होना चाहिए, पहले तब जांच होनी चाहिए। आप पुलिस को बचाने की बात जो कर रहे हैं, आप गिरफ्तार होगा, ये खराब बात है। ये पुलिस अफसर का ये पैसा नहीं है। आप ये कहिए कि वीडियो लोड हुआ है, आप ये कहिए वीडियो लोड हुआ है, वीडियो लोड हुआ है, तो एसटीएफ को गिरफ्तार अब तक कर लेना चाहिए था। गिरफ्तारी हो चुकी है शर्मा जी। अब आप कहिए ना, आप कह रहे गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस को नहीं कह रही, आप कह रहे गिरफ्तारी हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया, मतलब पुलिस को नहीं पता। विवेक श्रीवास्तव जी लगातार पूर्व डीजी कह रहे हैं गिरफ्तारी हो चुकी है। सर एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी, सर एक मिनट। 4 में 3 गिरफ्तार हो गए और अरे मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ, वीडियो लोड कर रहे हैं भाई। आप वीडियो लोड करने के बाद में घंटों का
मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक रिटायर्ड अफसर संजय शर्मा जी, 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 शुक्ला जी, शुक्ला जी, संजय शर्मा जी, आपका गुस्सा जाते हैं, लगातार बात की जाती है हनक की, एक्शन की, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है सबको पता है। संजय शर्मा, क्या कुछ कहेंगे आप? दिव्या जी, मैं बड़े आदर के साथ शुक्ला जी को से माफी मांगते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमने वो दौर देखा है कि सिपाही का भी इकबाल हुआ करता था, सिपाही चला जाता था तो उसके देखकर लोग दाएं बाएं हुआ जाया करते थे गांव में। किस सन की बात है? मैं ये इकबाल खत्म क्यों हुआ? शुक्ला जी, मैं बात करूं फिर आप नहीं, बता दिए किस सन की बात आप मेरी पूरी बात कहूं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज बताइए। मैंने उस दौर से पुलिस को देखा है और इस दौर में देखा है जब आईपीएस यूनिफॉर्म में नेताओं के पैर छूते हुए जमीन पर बैठे हुए नजर आए हैं। तो पुलिस का इकबाल वहां खत्म हुआ है। पुलिस का इकबाल अदालतों ने खत्म नहीं किया, पुलिस का इकबाल उन अफसरों ने खत्म किया जो नेताओं की चाकरी करने में जुट गए अपनी ड्यूटी छोड़कर। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने जिस दिन ये तय कर लिया कि आपको जेलों में रहना है, आपको रेंज में रहना है, आपको डीजीपी बनना है, उस दिन से आप ये काम भूल जाते हैं कि आपको ड्यूटी क्या दी गई थी। बुलंदशहर में अगर एक घटना हुई, उससे दिव्या जी 2 महीने पहले एक इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो खुलेआम कह रहा था कि हमारे एसपी रिश्वत देकर थानों की पोस्टिंग कर रहे हैं। आखिर 2 महीने तक वो एसएसपी बुलंदशहर में क्यों बचे रहे? ये व्यवस्था पे सवाल है। और दिव्या जी, इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब सहारनपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नेतृत्व में एसएसपी के घर पे घुसकर बदतमीजी हुई थी, एसएसपी की पत्नी रोती हुई नजर आई थी और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उस दिन से तय हो गया था कि अब पुलिस के लोग पिटेंगे और वो सिलसिला जारी है। शर्म आनी चाहिए पिछली सरकारों को और इस सरकारों को। अगर यूनिफॉर्म के ऊपर हाथ उठता है, यूनिफॉर्म के ऊपर गोली चलती है, तो वो लोग आज 48 घंटे बाद नजर नहीं आते हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं और प्रदेश के डीजीपी बयान देते हैं कि ये एक साजिश है। अगर साजिश है तो आप क्या करते हैं? आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किस लिए होता है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कौन अफसर सस्पेंड किया आपने? ये छोटा सा पार्ट दिखाया मैंने, डीजी साहब वो आग बबूला हो गए, मतलब गुड़गुड़ करने लगे उसके बाद में, लेके मैंने भी उनको धोया। मैंने कहा होंगे आप डीजीपी, मुझे शर्म आती है डीजीपी होने में, आप आईपीएस है। एक दिन ये डीएस चौहान तब नक्सलाइट इलाके में तैनात थे, सीआरपीएफ में थे तब, वहां पे 20-24 सीआरपीएफ के जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। शायद चुनाव के नतीजे आए थे जिससे बीजेपी जीत गई थी, तो वहां मुझे फोन करके कह रहे हैं कि संजय जी आप मानते नहीं है, ये देखिए कितना अच्छा काम, भगवान विष्णु का अवतार है मोदी जी, अखिलेश जी तो कुछ नहीं करते थे, योगी जी आ गए। मैं थोड़ा उग्र हुआ, मैंने कहा बड़ा खराब है, आप आईपीएस हैं और आईपीएस होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बात इतनी तीखी हो गई मेरी उनकी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शर्म आ रही है, आप मेरे मित्र हैं। मैंने कहा मुझे उससे भी ज्यादा शर्म आ रही है कि मेरा एक आईपीएस मित्र ऐसा है जो इतनी हिंसक बातें दिमाग में रखता है। और मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप अपना नंबर डिलीट कर दिए फोन से, मैं अपना नंबर डिलीट कर देता हूँ। लेकिन मेरे लिए ये धिक्कार इस तंत्र को करने के लिए मन कर रहा है कि आईपीएस इतनी हिंसक सोच रखता है, जहाँ पे 20-24 सीआरपीएफ के जवान मर गए हैं और वहां पे आप बैठ के उन जवानों का मातम मनाने की जगह आप इस बात पे गर्व महसूस करें कि बीजेपी की सरकार आ गई। और बाद में क्या वो हश्र हुआ, जब रिटायर हो गए तो अमित शाह के बेटे तक को बड़ा पकड़ा कि क्रिकेट में कहीं एंट्री करता है। आजकल क्रिकेट भी बड़ा धंधा कमाने का, स्थिति कमाने के लिए आगे पीछे रहता है, बड़ा ब्रांड बनने के लिए। और डीएस चौहान ने बड़ा कोशिश करी अमित शाह के बेटे के आगे पीछे घूमने की, योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे घूमने की, कोई पोस्ट मिल जाए। ओपी सिंह ने भी बड़ी कोशिश करी कहीं राज्यपाल बन जाए, लेकिन दोनों कामयाब नहीं हुए। उत्तराखंड में जो पैसा कमाया उसको ठिकाने लगा रहे। तो सूर्य कुमार शुक्ला को मैंने ठीक किया और मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है, आईपीएस के तंत्र में इस हद तक गंदगी आ गई है, इस तरफ तक सांप्रदायिक हिंसा आ गई है, तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? सोचिए आप, आईएएस से आईपीएस से देश चलाते हैं, संविधान की कसम खा के आते हैं कि हम संविधान के प्रति अपना पालन करेंगे, संविधान की मर्यादा करेंगे। हमारे डीजीपी साहब प्रशांत कुमार बहुत बढ़िया व्यवहार है, बहुत बढ़िया बहादुर अफसर भी हैं, लेकिन संविधान की जगह क्या कर रहे हैं, कावड़ यात्रियों पे फूल बरसा रहे हैं। अब मैं बताइए, अगर कोई हज यात्रा कर रहा होगा तो क्या ये डीजीपी साहब हेलीकॉप्टर से उन हज यात्रियों पे भी फूल बरसाएंगे? भाई तीर्थ यात्री तो दोनों जा रहे हैं, एक शिव जी के लिए जा रहा है, एक अल्लाह के लिए जा रहा है। पूछिए इनसे कि क्यों फर्क करेंगे फिर आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, उत्तर प्रदेश ने मदरसा, बिल्कुल मदरसे खत्म कर दिए, मदरसे आतंकवादियों के अड्डे होते हैं, इस तरह की तमाम बातें बीजेपी के लोग करते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मैंने ट्वीट भी किया
कि अगर हाई कोर्ट का फैसला गलत था तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि हाई कोर्ट में से गलत फैसले दे कौन रहा है। कौन जज साहब है जो सरकार के इतने दबाव में आ जाते हैं कि ऐसा फैसला दे देते हैं। कम से कम इसकी समीक्षा भी तो होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाई कोर्ट का फैसला गलत था तो ऐसे गलत फैसले दे कौन रहा है। लेकिन साहब इसकी बात कोई सुनेगा नहीं। तब तो मदरसों को बंद करने का आह्वान ऐसा चलाया गया कि योगी जी तो बिल्कुल ब्रांड हो जाएंगे। योगी जी ने तो इतिहास कर दिया। योगी जी भी जानते हैं कि मोदी को रोकना है तो उन्हें ये हिंदुत्व की उग्र लाइन लेनी है, वरना मोदी निपटा देंगे। मोदी और अमित शाह की जोड़ी उनको निपटा देगी। तो मोदी से बड़े हिंदुत्व नेता बनना चाहते हैं। वो इनडायरेक्ट वे में उनके समर्थक मैसेज देते हुए मोदी तो कहीं झुक जाते हैं। वो तो मस्जिद में भी चले गए थे। मैं गया अभी परसों ही लौटा हूं, मैं अबू धाबी की मस्जिद में भी गया जैसे मोदी गए थे। तो आप मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नारा देंगे कि अगर ये आ गए तो तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री ने गिरने की जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं को भी लांघ दिया है। हमारे टपोरी भरी भाषा कहते हैं इसको, कि टपोरी वाली भाषा पे देश का प्रधानमंत्री उतर आया है कि तुम्हारी बेटियों की उठा ले जाएंगे। लोग कहने लगे इनकी बेटियां नहीं है ना, इसलिए लोग बेटियों पे बात करते हैं। साक्षी मलिक जो खिलाड़ी थी, क्या वो बेटी नहीं है किसी की? अंकिता भंडारी उत्तराखंड में मार दी गई, क्या वो बेटी नहीं है किसी की? उस बेटियों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन यही तंत्र है। लोग कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति नाजुक है तो महाराष्ट्र को लेकर परेशान है प्रधानमंत्री। इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने ये एक नियमावली बना दी कि साहब डीजीपी जो है वो तो हम तय करेंगे, मतलब राज तय करेगा। एक कमेटी का एक गठन कर दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया। उसमें रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड डीजीपी होगा। अब डीजीपी रिटायर्ड कौन होगा? सूर्य कुमार शुक्ला जैसा होगा, अरविंद कुमार जैन जैसा होगा। इस तरह के जो आपके चरणों में पड़े रहेंगे उस तरह का डीजीपी बनाएंगे। सुल्तान सिंह टाइप का तो बनाएंगे नहीं जो ईमानदार डीजीपी और डंके की चोट पे ईमानदारी बात करे। आपको चाहिए गुलाम। एक रिटायर्ड जज होगा। उत्तर प्रदेश में कई कांड हुए, न्यायिक आयोग बने, उनमें रिटायर्ड जज रखे गए। एक भी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो सरकार के फैसले के खिलाफ, एक भी नहीं मिलेगी। आप क्या होगा उसमें? उसमें होगा कि जज वही होगा जो गुलामों की तरह हो, जो 6 महीने की न्यायिक रिपोर्ट है उसको 2 साल तक खींचता रहे, 2.5 साल तक खींचता रहे। ऐसा रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड डीजीपी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो फैसला योगी जी करेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा, वो सारी कमेटी उस पर मोहर लगा देगी। फॉर्मेलिटी में एक आयोग बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को नोटिस जारी किया था डीजीपी को लेकर। उनकी सुनवाई भी है, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। लेकिन सुल्तान सिंह ने और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। हालांकि विपक्ष के नेता भी ये मान रहे हैं कि राज्यों के लिए अच्छा है, ये हर फैसला केंद्र ना करे, अच्छा है। वो तो मजे ले रहे हैं कि योगी में और मोदी में लड़ाई हो जाए तो और अच्छा है। अखिलेश यादव ने एक तंज भी कहा है, देखिए वो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये जो 2 साल का नियम बना है ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। उधर मोदी परेशान है। आपने सुना कि अखिलेश यादव तो तंज करते हैं, मोदी परेशान है कि उग्र हिंदुत्व में योगी आगे निकल जा रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये नारा हर ना राज्य में गूंजने लगा। अब आप सोचिए कितना खराब, कितना गया बीता नारा है। बटोगे तो कटोगे, कौन बांट रहा है? 10 सालों से, 11 सालों से देश में हुकूमत मोदी जी की, 6-7 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तो कौन बांट रहा है? पहली बार लोकसभा में आपको समझ में आया कि पिछड़े और दलित की ताकत का असर क्या होता है। आप सारी मलाई काम काट के दोगे ब्राह्मणों को, पंडितों को, ठाकुरों को, और पिछड़ा और दलित आपकी दरी उठाएगा। ये तो संभव नहीं होगा ना। तो इसीलिए पहली बार लोकसभा में जब डिब्बा गोल हुआ बीजेपी का, तो समझ में आया कि पिछड़ों और दलितों में हिंदुत्व का इंजेक्शन लगा।
उन्हें ये बताओ कि भैया अगर तुम बट गए तो कट जाओगे, तो उग्र हिंदुत्व का जहर भरो। तो ये पूरा नारा देश भर में जहर भरने के काम, जहर बोने के काम आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री उसमें और छोका लगाते हैं, प्रधानमंत्री के तो गिरने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या देश ऐसे ही चलता रहेगा? देश के सामने जो बुनियादी सवाल है वो खत्म होते रहेंगे? देश को केवल इसीलिए ये बताता जाएगा मुसलमान, 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 मुजरा, मुसलमान, बेटियां, मतलब जितना गंदे गंदे शब्द हो सकते हैं वो करता रहेगा। एक समुदाय के मन में आप इतनी नफरत बो के समाज में क्या करना चाहते हैं देश में? क्या आप समुदाय को डरा के देश से भगा देंगे? क्या उस समुदाय को इतना दबाते रहेंगे और वो समुदाय रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? इसकी चिंता आपको नहीं है। एक्चुअल में आपको देश की भी चिंता नहीं है। देश के एक हिस्से में आग लग जाए, देश के एक हिस्से में हिंसा हो जाए, आपको अपनी लाशों पर महल बनाने की आदत पड़ गई है। आप चाहते हैं कि आपकी लाशों पर महल बनते रहे। मुझे नहीं पता ये नेता उन महलों में कैसे चैन की नींद सो लेते हैं। हर मजहब में लिखा है कि पड़ोसी दुखी हो, पहले पड़ोसी को खाना दो, लेकिन ये अपने पड़ोसियों को बटोगे तो कटोगे। मुसलमान नल खोल के ले जाएंगे, मुसलमान भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान बेटी ले जाएंगे। अगर मैं सोचता हूँ ये भारत पाकिस्तान और मुसलमान ना हो तो बीजेपी की दाल रोटी कट चलेगी कैसे? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे कैसे? तो मैं जो मुद्दा था, मैं जिससे बात कर रहा था वो ये था कि योगी ने मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। जब चीफ सेक्रेटरी चयन का मामला था तब मनोज कुमार सिंह जो उनके चहेते अफसर थे, उनको चुनकर भी उन्होंने संदेशा साफ कर दिया था कि मैं अब सुनने वाला नहीं हूं। और डीजीपी को लेकर जो फैसला हुआ है उसने तो सीधा सीधा दिल्ली दरबार के सामने ये खुला चैलेंज दे दिया है कि भैया तुम्हें जो करना हो करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा और मैं नहीं मानूंगा। तो जाहिर है कि अब दिल्ली और यूपी के बीच में तलवारें खिंच गई हैं और काफी बड़े हिस्से में खिंच गई हैं। उत्तर प्रदेश के कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिकल का खेमे का ताकतवर आदमी हो, कोई दिल्ली खेमे के ताकतवर आदमी हो, हर जगह चर्चा ये है कि योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि अब शहीद अगर होना है तो फिर डंके की चोट पर हो। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि भले वो जनता के बीच में लोकप्रिय है लेकिन विधायकों के बीच में लोकप्रिय नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में नतीजे ठीक ठाक आ गए तो मोदी के इशारे पर यहाँ पे विधायक विद्रोह कर सकते हैं। एक बार पहले भी हुआ था, 150-200 विधायक विद्रोह की स्थिति में आ गए। तो योगी आदित्यनाथ का पैतरा ये है कि उससे पहले अपने आप को हिंदुत्व के इतने उग्र हिंदुत्व के चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर दो कि जहां पर हिम्मत ना हो उनकी कुर्सी छूने की। जहर भरे नारे इतने तेज कर दो, इतने तेज कर दो, माफियाओं को अपने ये किया, माफियाओं को वो किया। माफिया कौन से? मुसलमान माफिया। मुख्तार अंसारी की चर्चा करो, अतीक की चर्चा करो, गलती से भी ठाकुर माफिया को नाम मत लो। तो ये समझ लो कि हमने मुसलमान माफिया निपटा दिया। ऐसा समाज बना के आपके सामने परोसा जा रहा है। कहीं बात नहीं हो रही है कि बेरोजगारी का हाल ये हो गया तो हम कैसे निपटेंगे। कहीं बात नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, इससे कैसे निपटेंगे। हर दिन भ्रष्टाचार की खबर आती है, हर दिन एक दिल दहलाने वाली खबर आती है, इससे कोई मतलब नहीं है। कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया, से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपका समाज दो हिस्सों में बढ़ जाए, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ मुसलमानों का डर पैदा करके हिंदुओं में अपने लिए ललक पैदा करना। ये एक खतरनाक राजनीति है। कहा जाता है कि ना, शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक आप शेर के ऊपर बैठे हो आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब जैसे ही आप शेर से उतरते हैं तो फिर आपके लिए खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि शेर कब आपको निपटा दे। तो मोदी और योगी के बीच में राजनीति कुछ कुछ इसी स्टाइल की चल रही है। मोदी योगी को निपटा दें, योगी मोदी को निपटा दें, कहा नहीं जा सकता। और महाराष्ट्र में तो बीजेपी के अंदर ही इतने ज्यादा मोर्चे बन गए हैं कि मोदी के पसीने खराब है। नवाब मलिक को लेकर ऐसी साफ चुचंदर की स्थिति बन गई है। जी, फडणवीस ने बयान दे दिया कि नवाब मलिक को, पवार को टिकट नहीं देना चाहिए था, हम उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। अजीत पवार जो पैतरे दिखा रहे हैं वो भयंकर हैं। शरद पवार ने इशारा कर दिया कि मैं राजनीति से संन्यास लेने वाली बात आ गई, मेरी एज ऐसी हो गई। वो बड़ा भावुक भाषण है शरद पवार का, वो पब्लिक में बड़ा वायरल हो रहा है। गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सारे हालात देश के ऐसे हैं। इस बीच में योगी आदित्यनाथ की बगावत, योगी आदित्यनाथ का तेवर मोदी जी का सिंहासन डुला रहा है। सिंहासन डोल रहा है, सिंहासन हिल रहा है। वो मैं कहा ना कि आपका, जब आप बूढ़े हो चुके होते हैं, जिंदगी का सबसे नाजुक पल होता है, आपके ऊपर जवानी में कोई परेशानी आ जाए, आप जेल चले जाओ, मुकदमा लग जाए, आप झेल लो।
आप थोड़े प्रौढ़ावस्था में हो, 50-55 साल के, तब भी आप झेल लोगे। लेकिन आप 75 साल के होते हो, तो आपने 24-25 साल से जो सल्तनत भोगी होती है वो जाती हुई नजर आती है। आपके अपने आपके खिलाफ होते नजर आते हैं। तो रात को भी नींद कैसे आती होगी कि लगता होगा कि अगर मेरा सिंहासन चला गया, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो मेरा क्या होगा। और जो कांटों भरा रास्ता मोदी ने अपने लिए चुना है, किसी को भी नहीं छोड़ा। सोचो ना, हिमाचल प्रदेश में एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हो रही है। हम लोग दुश्मन की बेटी की शादी उसमें भी आशीर्वाद देते हैं, और उसी समय जिस समय शादी हो रही थी, वहां पे मोदी जी ने इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया। मतलब गिरने की जो सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं को सबको तोड़ दिया प्रधानमंत्री ने कि इसके आगे कोई गिरने की सीमा होगी ही नहीं, हम वहां तक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक रिटायरमेंट के बाद शायद देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनके घर शाम को चाय पीने कोई नहीं जाएगा। एक बड़ा बंगला होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री को मिलता है, वहां कुछ मोर होंगे जिनको दाना खिला रहे होंगे और एकांत में होंगे, और ये जीवन शायद बहुत कष्टदायक होगा। तब कबीर का वो लाइनें याद आएंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हो तो अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।